बैंक में जाना, लाइन में लगना, इतना समय किसके पास है। ऐसे में हम आप में से कई लोग अपने रुपए पैसे का काम ऑनलाइन करते हैं और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर ही हो। अब अपने स्मार्टफोन के जरिए सब कुछ मुमकिन है। ऑनलाइन बैंकिंग ऐप बिल पेमेंट से लेकर पैसा ट्रांसफर करने और अपने खाते पर नजर रखने की सुविधा देते हैं। इसके भी आगे अब तो ट्विटर पर बैंक, इंटरनेट पर वॉलेट भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। क्या आपने कभी इनका इस्तेमाल किया है या करना चाहते हैं? कैसे चलता है ये सब? कितनी भरोसेमंद है ये डिजिटल और मोबाइल बैंकिंग? आपके पैसे को बढ़ाने के साथ ही सेफ और सिक्योर बनाने और आपका पूरा ख्याल रखने के लिए आज योर मनी लेकर आया है डिजिटल बैंकिंग स्पेशल। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और हमारे साथ आज के डिजिटल बैंकिंग से जुड़े इस खास शो में जुड़ रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रस्तोगी, फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट नितिन भटनागर। आप तीनों का इस खास शो में स्वागत है। शो में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के बारे में चर्चा करने से पहले जरा सुनते हैं एसबीआई चेयरमैन को। दरअसल एसबीआई ने आज नतीजों के बाद ऐलान किया है कि बैंक डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कई ई कॉमर्स प्लेयर्स के साथ हाथ मिला रहा है। We have done many other things in the digital journey, including the recent tie-ups that you have seen with e-commerce players such as Amazon and Snapdeal. As well as with payment portals such as PayPal. But many more of these are in the offing because we believe that we need to collaborate and co-create, and that we are one of the major players in this area, and therefore, we would like to collaborate with many others in the digital space in order to capture those opportunities. चलिए, तो यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर डिजिटल बैंकिंग को तवज्जो दी जा रही है, ये मानना है एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का। और इसी के जरिए हम देख रहे हैं कि डिजिटल बैंकिंग का जो चलन है वो काफी हद तक दूर पकड़ रहा है हमारे देश में। इसके लिए हम कर रहे हैं आज ये खास चर्चा। लेकिन यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग के वर्टिकल्स क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। और मेरा सवाल होगा अर्नब जी से। अर्नब जी, यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग की बात करें, मोबाइल वॉलेट्स की बात करें, या अगर सोशल डिजिटल बैंकिंग की बात करें, और साथ ही जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है टैप एंड पे, इन चार वर्टिकल्स में क्या क्या खासियत है? अगर हम देखें तो इस प्रकार के काफी सारे ऑप्शन अब आ गए हैं जिससे कंज्यूमर अपने आप जो पेमेंट करें उसमें उसको आसानी हो। तो अगर हम बात करें तो पहले एक जिसे डिजिटल वॉलेट कहते हैं, तो डिजिटल वॉलेट एक ऑनलाइन प्लेस है जहां पर आप मनी स्टोर कर सकते हो और उसका इस्तेमाल आप काफी सारे चीजों के लिए कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स में जब आप कोई ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो तब आपको पेमेंट करना पड़ता है, और वो ऑनलाइन पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो या डेबिट कार्ड से कर सकते हो या इवन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑनलाइन वॉलेट है उसमें एक अमाउंट प्री लोडेड होता है, तो जब आप एक्सपेंस करते हो तो वो अमाउंट उस वॉलेट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है जी। तो इससे फायदा ये होता है कि आपको हर बार अलग से पेमेंट नहीं करना पड़े। और इसका इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो वॉलेट है वो ऑनलाइन वॉलेट है, लेकिन अगर आप कोई ऑफलाइन यूज करते हो यानी कि फिजिकल यूज करते हो उसमें भी अगर आपका ये वॉलेट उसके साथ जुड़ा हो तो आपको उसमें फायदा होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल उबर जैसी एक सर्विस है जहां पर आप टैक्सी का यूज करते हो, लेकिन उसका जो लिंकेज है वो पेटीएम के ऑनलाइन वॉलेट के साथ है, तो वहां से आपका अमाउंट डायरेक्टली डेबिट हो जाता है और आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि अगर एक दूसरा तो यहाँ पर हमने बात कर ली है मोबाइल वॉलेट की, लेकिन जी हाँ, इसी पर मैं आना चाहूंगी। हेमंत जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, सबसे पहले यहाँ पर सोशल मीडिया बैंकिंग को समझना चाहेंगे। क्या अब मेरे फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट को मैं इस्तेमाल करके पेमेंट्स कर सकती हूँ? क्या मैं मनी ट्रांसफर कर सकती हूँ सोशल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से? क्या ये मुमकिन है अब? जी कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल मुमकिन है। चाहे आप फेसबुक पे हो या आप ट्विटर पे हो
आप डेफिनेटली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नॉर्मल बैंकिंग करने के लिए। आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत कम बैंक हैं जो अभी फैसिलिटी दे रहे हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, जिन्होंने ये फैसिलिटी आपको दी है। एक्चुअली ये बहुत आसान है। जैसे पूरा जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि कहीं ना कहीं जहां पे भी आप समय लगाते हैं, जहां पे भी आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हैं, वहां पे आप बैंकिंग कर पाए। तो अगर हम फेसबुक की यहाँ पे बात करें क्लियरली, तो आपको क्या करना है कि आप अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक के अगर आप कस्टमर हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो फेसबुक पे अपनी बैंकिंग करें, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके मेंबर बन सकते हैं। एक बार करने के बाद उसके बाद आपको जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, चाहे आपको ग्रुप में पेमेंट्स करनी है, अपने फ्रेंड्स को पेमेंट करनी है, या जो नॉर्मल बैंकिंग जो करना चाहते हैं, आप चेकबुक का ऑर्डर करना चाहें, जो भी आप नॉर्मल बैंकिंग जैसे करते हैं वैसे आप फेसबुक या ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे करना चाहते हैं तो वहां पे आपको बैंक को जो है फॉलो करना है। उसके बाद आप रिक्वेस्ट भेजिए। रजिस्टर होने के बाद आप जो भी मैसेज देंगे, तो जो अगर ट्विटर पे हैं जो फॉलो कर रहे हैं, उनको आप पैसा वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जिनको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो उस बैंक के कस्टमर हों। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक नया रेवोल्यूशन है डेफिनेटली। तो काफी इजी और सिंपल हो गया है अभी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके। जैसा मैंने कहा, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं अभी आपके पास। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हम देखेंगे और बैंक भी इस फैसिलिटी को देंगे। बिल्कुल। और दूसरा एक जो नया चलन शुरू हुआ है वो है टैप एंड पे का। नितिन, आप हालांकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ पर टैप एंड पे को लेकर किस तरह से चीजें अब बदल रही है, या ये जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है ये किस तरह से है? कविता, ये आपने सही बोला। ये एनएफसी जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मतलब कि आपको एक सहूलियत मिलती है। एक कंज्यूमर को बहुत आसान तरीके से टैप एंड पे करके पेमेंट करने का मौका मिलता है। अब उसके लिए कंज्यूमर को ये भी एक अवेयर होना बहुत जरूरी है कि जहां वो पेमेंट कर रहे हैं टैप एंड पे करके, क्या वो प्लेटफॉर्म जो जिसपे यूज कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं है। जैसे कि क्या वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो इंडस्ट्री में दिए गए हैं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे स्टैंडर्ड्स लाइक पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो मर्चेंट्स वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, क्या वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। बिल्कुल अर्णव जी, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम डिजिटल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर मोबाइल से बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट के जैसे कि आपने जिक्र किया है, ट्रेंड क्या कहता है? क्या लोगों का रुझान स्मार्टफोन के जरिए इस तरह की मोड ऑफ पेमेंट्स को यूज करने में बढ़ गया है? ये चलन दिखाई दे रहा है? ये बहुत क्लियर ट्रेंड है कि लोगों, खास करके जो जिनके पास स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कई अधिक चीजों के लिए कर रहे हैं, और उसमें इस प्रकार का मोबाइल बैंकिंग है जिसमें वो बेसिक ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, यानी कि अमाउंट ट्रांसफर करना या बिल पेमेंट करना, उसके लिए मोबाइल बैंकिंग का यूज काफी बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस प्रकार का ऑनलाइन वॉलेट की बात करें तो काफी सारी जगहों पर इस प्रकार का यूजेज भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ईज ऑफ ऑपरेशन है। तो लोगों धीरे धीरे करके इसके कन्वीनियंस को समझ रहे हैं और उसकी तरफ मुड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आप ओवरऑल पाई में देखें तो एक्सेप्टेंस का परसेंटेज लो होगा, पर लेकिन जो टेक सेवी है और जो इस प्रकार के स्मार्टफोन यूज करते हैं, वहां उनका यूज डेफिनेटली बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर अर्णव जी के यहाँ पर ईज ऑफ यूज जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन सवाल ये उठा है कि ये तमाम मीडियम्स जो हैं ये कितने सेफ हैं? मैं इन सबका इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन तो कर रही हूं, लेकिन मेरी सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं यहां पर किया जा रहा है? इस पर लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की राय, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर से योर मनी की इस खास पेशकश में, जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग पर। और अब हम मुद्दा उठाएंगे इसकी सिक्योरिटी का। ईज ऑफ यूज तो एक बात है ही जो कि हमने चर्चा कर ली है पहले सेगमेंट में, लेकिन अब सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं इन तमाम मीडियम्स में जिन पर हमने चर्चा की है। तो हेमंत जी, यहाँ पर मुझे ये समझाइए, आपकी मोबाइल वॉलेट्स का जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, पेटीएम हो गया, पेपाल, ऑक्सीजन, तमाम तरह के ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑथेंटिक होते हैं क्या? इनके पास हमारी जो इन्फॉर्मेशन जाती है, मुझे कैसे पता है कि मेरे पास, इनके पास जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन गई है वो सिक्योर है या नहीं? देखिए, अभी तक जो हमने देखा है, मुझे लगता है काफी हद तक सिक्योरिटी है वहां पे।
और अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, ना अपना कोई आप बैंक अकाउंट लिंक कर रहे हैं, ना अपना कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिंक कर रहे हैं। हालांकि अभी एक ऐसी ऑप्शन है जहां पे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को आप लिंक कर सकते हैं, बट जनरली जो है आप लिंक नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम वॉलेट की बात करें तो जो बहुत बड़ा गैप है हमारे बैंकिंग में, कि अगर आप मोबाइल यूजर देखें बहुत ज्यादा है, 80% पॉपुलेशन के पास मोबाइल है, और जो बैंकिंग है करीब 40-45% का बैंकिंग नहीं है। तो जो गैप को जो पूरा कर रहे हैं, आप ना अपना बैंक अकाउंट दे रहे हो, ना अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो मुझे लगता है उस हद तक, काफी हद तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल नहीं है। ये बात सही है कि आप उसको जब प्री लोड करते हो तो या तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर करते हो, या कहीं ना कहीं आप कैश भी फैसिलिटी है आज आपके पास, बट बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी वहां पे है नहीं जिसमें आपको बहुत बड़ा रिस्क लगे। बिल्कुल। लेकिन नितिन, चूंकि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, यहां पर मुझे ये समझाइए कि किस तरह के केसेस आपने अभी तक देखे हैं। अगर हम डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो लोगों की सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की दिक्कतें रही हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं? पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि क्या मेरा जो डेटा है, जब मैं अपने ऑनलाइन जाके ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपने इंटरनेट पे डाल रहा हूं, दुकानदार को जो दे रहा हूं मैं, क्या वो मेरी दुकानदार उस इन्फॉर्मेशन को सेफली यूज कर रहा है? एग्जैक्टली। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। आएगा। जब ये उठता है तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि आप पहले ये देखिए कि क्या वो अपने सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं, मतलब अपने यहाँ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप उनसे उनके वैलिडेशन की प्रूफ ले सकते हैं। अब वो किस तरह का प्रूफ होगा? अगर मैं कोई कस्टमर हूं, मैं दुकानदार के पास जाकर किस तरह का प्रूफ मांगू? आप जैसे लेट्स एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मूवी टिकट तो बुक खरीदते ही हैं, राइट? bookmyshow.com पे अगर आप जाके बुक टिकट करना चाहें, बुक टिकट करते वक्त आपको वहां पे उनके वेबसाइट पे एक लोगो दिखाई देगा जो ये कहेगा कि वो PCI DSS कंप्लाइंट है। दिस मीन्स कि आपका जो डेटा है, जो आपका कार्ड डेटा है, जो आपकी कमाई है, वो सेफली वो हैंडल कर रहे हैं। सो दिस गिव्स यू एन ऑथेंटिकेशन। आपको ये पूरा आसानी से आपको ये एहसास होगा कि ये मेरा जो डेटा है बहुत सिक्योर है इन लोगों के पास। क्लियरली। तो आपका कहने का मतलब है कि जो क्वालिफाइड सिक्योरिटी असेसर है, जैसे कि हमारी बात भी चल रही थी, इनके जरिए हमें ये पता चलता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो इनका हमें एक टैग देखना होगा पेमेंट करते वक्त। लाइक जैसे आप देखेंगे तो देयर आर कुछ क्वालिफाइड सिक्योरिटी असेसर्स कंपनी है जैसे सीसा, राइट? आप उनका लोगो देख सकते हैं। अगर आप उनका लोगो देखते हैं वेबसाइट पे तो आपको ये यकीन हो जाता है कि हाँ, वो लोग सर्टिफाइड हैं और आपका डेटा उनके पास सिक्योर है। बिल्कुल। अर्नब जी, लेकिन ऐसे अगर जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग कई लोग करते हैं और इस तरह के मीडियम्स का इस्तेमाल लोग बहुत ज्यादा करते हैं, खासतौर से डिजिटल बैंकिंग का, मैं कैसे इंश्योर करूं कि मैं जो ट्रांजैक्शन कर रही हूं वो बिल्कुल सेफ है? नहीं, अगर आप देखिए तो आपको बेसिक सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं वो तो फॉलो करना ही होंगे कि जब भी आप इस प्रकार का कोई पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं तो क्या उसमें आपके जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो प्रेजेंट है या नहीं। यानी कि आप इसमें जो अपना पासवर्ड रखते हैं वो किस तरह आप प्रोटेक्ट करते हैं, आप उस जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी को न जाए या इस प्रकार का पासवर्ड लीक न हो, उसके लिए आप क्या करते हो। वो सब जो बेसिक फीचर्स है वो तो करने ही पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां पर भी आप शॉपिंग करें या कोई एक्सपेंस करें तो आप उस वेबसाइट का भी एक चेक कर लीजिए कि क्या इसमें सिक्योरिटी फीचर्स है जिससे आपका डेटा और इस प्रकार का जो लिंकेज है उसका मिसयूज न हो। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग जाके ऐसी वेबसाइट्स पे एक्सपेंस करते हैं जहां से मोबाइल वॉलेट्स का जो एंट्री है वो इजी पड़ जाती है हैकर्स के लिए खास करके, और उसमें उनको लॉस होता है। तो अगर आपने ये सब बेसिक फीचर्स फॉलो किए हैं तो उसमें आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हेमंत जी, यहाँ पर टैप एंड पे पे मैं आना चाहूंगी। ये नया ट्रेंड है, अभी बहुत जल्द एक्सिस बैंक भी इसकी सुविधा शुरू करने वाला है। SBI के ने तो शुरुआत कर ही दी है इसकी। टैप एंड पे में किस तरह से सिक्योरिटी फीचर काम करेगा? अगर मैं अपना कार्ड दिखाती हूँ किसी मशीन को, वो मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स ग्रैब कर लेगा और ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मेरी सिक्योरिटी को लेकर मर्चेंट के बैकएंड में किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और मुझे कितना पता होना चाहिए उस तैयारी के बारे में? देखिए, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जैसे हम यूज करते हैं तो आप उसको स्वाइप करते हैं या कहीं पे आपको पिन पूछा जाता है, पिन डालते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या है, टैप में आप बेसिकली आप कार्ड आपके हाथ में, आप किसी को दे नहीं रहे जी। तो क्योंकि आपका कार्ड किसी के हाथ में नहीं है तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं जा नहीं रही है। और क्योंकि वो ट्रांसमिट हो रही है तो जनरली आप जो बाकी दो सिस्टम है उनसे ये इसको ज्यादा सेफ मान के चल सकते हैं। क्योंकि आपका कार्ड एक तो आपके हाथ में है और जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो रही है डायरेक्टली। तो आई थिंक मुझे लगता है उन दोनों से ये डेफिनेटली ज्यादा सेफर है। लेकिन आपको क्या कहना है इस बारे में?
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो जो टैप एंड पे है, आई थिंक मैं एग्री करूंगा और वो सेफ है, बट एट द सेम टाइम जो मैं कहना चाहता हूं एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि आप क्या स्टिल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इधर। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कस्टमर के डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि हैकर्स किस तरीके से सोच रहे हैं इस टाइम, बिकॉज जहां से हम लोग सोचना बंद करते हैं वो वहां से सोचना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ऐसी कोई गाइडलाइंस हैं हमारे इंडिया में अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी पे जो कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। लाइक पेमेंट, कार्ड डेटा पेमेंट्स के लिए ऑलरेडी ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, like PCI DSS, which I am repeating again and again, like PADSS, which have been governed, जो होते हैं गवर्न इंडिया के अंदर। बट क्या हमारे लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड अभी तक बना है, वो हमें देखना है, क्योंकि अभी तक शायद नहीं है कोई। बिल्कुल, लेकिन एक कंज्यूमर के एंड से, एक यूजर के एंड से वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम अक्सर कर देते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है? आप देखिए, जैसे आप जब कार्ड पेमेंट्स करते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप कहां कर रहे हैं। कहीं सीसीटीवी कैमरा आपका कहीं पिन तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ओके, करेक्ट। सीसीटीवी कैमरा अगर आपके पॉस टर्मिनल के सीधे ऊपर है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या कोई स्किमिंग डिवाइस तो नहीं है पॉस टर्मिनल पे, ईडीसी टर्मिनल पे, क्या वो स्किम तो नहीं हो गया है, जिससे कि डेटा कोरिलेट करके उसको इकट्ठा करके हैकर आपके उस डेटा को यूज कर सकता है। जितनी भी ब्रीचेस हुई हैं वो सब इसके गवाह हैं, और हम लोगों को शायद उससे लर्निंग लेनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक ये कंज्यूमर को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए जहां वो कार्ड यूज कर रहे हैं वो सेफ जगह है या नहीं। और खासतौर से अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या किसी मोबाइल पर अगर हम कर रहे हो तो हमें किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि आप कहां कैसे पेमेंट कर रहे हैं, आप क्या क्या डिटेल्स डाल रहे हैं। पहले आपको वेबसाइट का एड्रेस देखना चाहिए कि वेबसाइट एड्रेस जिस पे आप अपनी कार्ड डिटेल्स दे रहे हैं या अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कहीं वो गलत वेबसाइट तो नहीं है, कहीं वो फिशिंग वेबसाइट तो नहीं है। अगर वो फिशिंग वेबसाइट है तो आपको वहीं तुरंत उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, और आपको हक है कि आप उस दुकानदार के पास जाके, उस मर्चेंट के पास जाके आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट फिशिंग वेबसाइट है और इस पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो आप ये कंप्लेंट, कंज्यूमर का हक बनता है कि वो जाके दुकानदार को बोले। और सबसे दूसरी चीज ये देखनी चाहिए कि क्या वो लोग कंप्लाइंट हैं, आर दे पीसीआई कंप्लाइंट, वेदर दे फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द पीसीआई स्टैंडर्ड विच टॉक्स अबाउट स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। आर दे आर अलाइंग टू दैट स्टैंडर्ड इज व्हाट आई थिंक पीपल शुड लुक एट ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर बेसिक चीजें हैं आपकी सिक्योरिटी को लेकर जो आपको ध्यान में रखनी है, और उसके चलते इस माध्यम का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड या फिर नॉर्मल टैप कार्ड क्या है बेहतर विकल्प। लेंगे हमारे दर्शकों के सवाल इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं एक खास चर्चा डिजिटल बैंकिंग के ऊपर। लेते हैं अब दर्शकों के सवाल। हमारे साथ प्रिया मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ रही है। नमस्कार प्रिया, बताएं सवाल क्या है आपका? हाय कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग सच अ लवली शो, जो आप इतना मदद करते हैं सारे व्यूअर्स की आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एंड कविता, सेकंड थिंग, मुझे एक्चुअली एक क्रेडिट कार्ड लेने का मैं सोच रही हूँ, तो मैं मैनुअल क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे ऑप्ट करना चाहिए या आजकल जो नए फीचर वाला टैप एंड पे क्रेडिट कार्ड आया है मुझे वो लेना चाहिए? क्योंकि आई जस्ट वंडर कि कितना सेफ है, सिक्योर है जो नया टैप एंड पे वाला ऑप्शन। जी बिल्कुल, हेमंत जी इसका जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो मैनुअल कार्ड है उससे टैप कार्ड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वो अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, एक तो कार्ड आपके पास, आप किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, दूसरा वो जो चिप है उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है वो कहीं ना कहीं जो मैनुअल जो कार्ड है उससे ज्यादा सेफ है। तो मुझे लगता है कि टैप कार्ड एक बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल, आप चाहें तो यहाँ पे टैप एंड पे कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं प्रिया, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप वो फीचर नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप टैप एंड पे कार्ड लेकर भी पिन डाल सकती हैं। ये भी सुविधा आपको दी जाएगी आपके मर्चेंट की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और वैशाली हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार, बताएं सवाल क्या है आपका? हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरे पास पेटीएम अकाउंट है और ये मुझे बंद करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी ये जानना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल अर्नब जी, क्या हम पेटीएम अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, और अगर हमारा कोई बैलेंस बचा होगा उसमें तो क्या हमें वो वापस मिल सकता है? क्या प्रोसीजर होगा? हाँ, अगर आपको अपना अकाउंट बंद करना है तो आप
ऐसे कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि एक बार अकाउंट खोला तो आपको परमानेंटली चालू ही रखना है। दूसरी बात यह है कि उसमें अगर आपका बैलेंस है तो अल्टीमेटली जो बैलेंस है वो आप रिकवर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो अपलोड किया हुआ है तो वो आपको वापस भी मिल सकता है। तो ये दोनों फीचर्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो वैशाली आपको सीधा पेटीएम को कांटेक्ट करना होगा, अपना अकाउंट आप उनके जरिए बात करके बंद करवा सकती हैं, साथ ही आपका बैलेंस भी आपको 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाएगा, ये भी पेटीएम का दावा है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी फ्रॉड की। अगर नितिन हमारे साथ कोई फ्रॉड हो चुका है तो मैं अपने पैसे कैसे रिकवर करवाऊं, मुझे कहाँ शिकायत करनी होगी, प्रोसीजर क्या होगा? राइट कविता, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अगर आपका कार्ड के थ्रू फ्रॉड हुआ है तो आपको कार्ड सबसे पहले अपने इशूइंग बैंक के थ्रू, अगर सपोज किसी सिटी बैंक या एसबीआई का है तो आपको उनको फोन करके अपना कार्ड ब्लॉक कराना है तुरंत। उसके बाद तुरंत ही आपको अपने जिस दुकानदार के पास जाके ये फ्रॉड हुआ है आपको उसको ये अपडेट करना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, कृपया आप प्लीज इसको बंद करिए तुरंत। और दूसरा, आपको तुरंत अपनी एफआईआर करनी पड़ेगी लोकल पुलिस स्टेशन में, और लोकल पुलिस स्टेशन उस एफआईआर के तर्ज पे आपको साइबर क्राइम सेल में लेके जाएगा और साइबर क्राइम सेल इसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। क्लियरली यहाँ पर एफआईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको लागू करना होगा, जो कि आपको लोकल पुलिस स्टेशन में करनी है। लोकल पुलिस स्टेशन में आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर किसी भी माध्यम से अगर आपने इसमें ट्रांजैक्शन किया है और कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो फिलहाल ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। लेकिन डिजिटल बैंकिंग का ये ट्रेंड हम देख रहे हैं जोर पकड़ रहा है, और क्या क्या चीजें, इसके पूरे डूज और डोंट्स पे हमने आज चर्चा कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो आप भी डिजिटल बैंकिंग का हिस्सा बनिए, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको बहुत स्मार्टली और सेफली काम करना होगा, ट्रेड करना होगा। नमस्कार।